तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 22, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। जहां पे आपकी धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा 219 से धारा 280 तक सभी में ग्रामीण विकास की बात हुई है भाई। तो भाई इन धाराओं को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि चैप्टर 22 में क्या है, कितने भाग हैं भाई, 8 भाग हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और इस तरीके से पार्ट एच तक है भाई। तो भाई 4 क्लासेज में हम क्या करेंगे, चैप्टर 22 को कंप्लीट करेंगे भाई। 4 क्लासेज में इसको कंप्लीट करेंगे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसमें बात क्या हुई है भाई। तो इसमें एक बात हुई है, सबसे पहले तो बात हुई है प्रीलिमिनरी की, यानी कि प्रारंभिक या प्रस्ताविक की बात हुई है, यानी कि इसकी शुरुआत की बात हुई है, क्या क्या इसके अंदर डेफिनेशन है भाई। फिर क्या बात हुई है, फिर एक अथॉरिटी की बात हुई है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात हुई है। इसका गठन किस प्रकार होगा, इसके सदस्य कौन होंगे, इसके सदस्य क्या क्या कार्य करेंगे, गांव के स्तर पर किस प्रकार विकास किया जाएगा। लाल डोरे की भी बात हुई है, लाल डोरे की भी बात हुई है। तो कहीं पे बात हुई है कि भूमि का यूटिलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा, तो कहीं पे बात हुई है कि इस प्राधिकरण के पैसे की बात, इसके फिनांस की बात और इसके खातों की जांच की बात हुई है। तो कहीं पे बात हुई है भूमि के अधिग्रहण की, कहीं पे बात हुई है भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार किया जाएगा। तो कहीं पे बात हुई है कि इस प्राधिकरण के ऊपर सरकार का नियंत्रण किस प्रकार होगा। इन सभी की बातें इन सभी धाराओं में हुई हैं, यानी कि चैप्टर 22 में हुई हैं। हमने आपको इसका ओवरव्यू दिया है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली धारा हमारी है इसमें भाई धारा 219, यानी कि पार्ट ए है भाई। पार्ट ए में क्या बात हुई है, प्रीलिमिनरी की बात हुई है। और धारा कितनी है भाई इसमें केवल एक ही धारा है, यानी कि धारा 219 भाई, धारा 219 भाई। इससे पहले हमने प्रीलिमिनरी हमने हरियाणा पंचायती राज में भी पढ़ा है कि भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी एक प्रीलिमिनरी थी भाई। उसके अंदर केवल कितनी धाराएं थी भाई, 2 धाराएं थी। आज की हमारी प्रीलिमिनरी में, यानी कि प्रारंभिक या प्रस्ताविक में कितनी धाराएं हैं भाई, केवल एक धारा है भाई, जिसमें परिभाषा की बात हुई है। दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए, जो भी टर्म हम बोले उसको भाई नोट कीजिए भाई साथ साथ में, ठीक है भाई। बिल्कुल आपको विस्तार से पढ़ाई जाएंगी भाई, पीछे भी हमने बिल्कुल विस्तार से पढ़ाई है, यानी कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। परिभाषाएं किसकी हैं भाई, परिभाषाएं हैं कि केवल इसमें एक ही बात हुई है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात हुई है। रूरल डेवलपमेंट में भाई उसकी डेफिनेशन के बारे में बात यहां पे हुई है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में जितनी भी टर्म यूज होती हैं, जैसे कि एमिनिटीज हो गया, सुविधाएं होगी, सुविधाओं की क्या डेफिनेशन है भाई, या फिर इमारत की क्या डेफिनेशन है भाई, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी भाई, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी। लेकिन इसमें परिभाषा में दी गई हैं कि भाई गांव की डेफिनेशन क्या होगी, या फिर रूरल एरिया किसको कहेंगे भाई, या डेवलपमेंट जोन किसको कहेंगे, ये सभी हमें नहीं करने हैं। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हम आपको बता देते हैं भाई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बता देते हैं भाई। देखिए भाई जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या है कि एक वर्ड यूज होगा भाई प्राधिकरण, यानी कि अथॉरिटी यूज होगा भाई। एक टर्म हमेशा यूज होगी, अथॉरिटी यूज करेंगे, और जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राधिकरण भाई, प्राधिकरण। इसका मतलब यह है कि भाई इसमें कहा गया है कि जहां भी आपको अथॉरिटी बोला जाए, आप समझिए कि भाई हरियाणा ग्रामीण विकास, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण होगा भाई, ठीक है। जहां भी हमें अथॉरिटी वर्ड दिखाई दे उसका मतलब क्या है कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि भाई रूरल डेवलपमेंट में अथॉरिटी का क्या मतलब है, रूरल डेवलपमेंट में अथॉरिटी का क्या मतलब है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भाई। एक टर्म और हमने लास्ट क्लासेज में यूज की है, जो दोस्त नए आए हैं भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने 3 डेफिनेशन आपको कराई है। जिसमें क्या है, एक हुड्डा की डेफिनेशन हमने कराई है। हुड्डा की डेफिनेशन में क्या था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि अथॉरिटी भाई। इसके साथ में भाई उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन आजकल हम क्या बोलते हैं, HSVP बोलते हैं भाई, HSVA बोलते हैं भाई,
HSVP बोलते हैं भाई, प्राधिकरण है भाई HSVP। हुड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, HSVP, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भाई। तो एक तो ये हुआ भाई। इसके साथ में दोस्तों जहां भी आपको मेंबर दिखाई दे भाई, मेंबर दिखाई दे, जब हम सदस्य वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर या तो होगा चेयरमैन भाई, यानी कि चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और फिर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाई। पीछे वाली बातें याद हैं भाई हमें, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन यहां पे अलग टर्म यूज हुई है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको क्या बोला जाता है, मुख्य प्रशासक बोला जाता है, मुख्य प्रशासक। रूरल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, केवल 3 ही वो पढ़ेंगे, एक तो चेयरमैन की बात होगी, एक किसकी होगी, वाइस चेयरमैन की यानी कि उपाध्यक्ष की बात होगी, और एक किसकी बात होगी, मुख्य प्रशासक की बात होगी। इसके अलावा भी इसके और भी मेंबर हैं, इसके अलावा इसके और भी मेंबर हैं, उन सभी को क्या बोला जाएगा, या फिर इसके क्या है कि और सदस्य हैं भाई, और इसके जो भी सदस्य हैं उनको सदस्य बोला जाएगा। ऐसे ये नहीं कि हम किसी को भी सदस्य बोल सकते हैं। ये मेंबर की डेफिनेशन यहां पे दी गई है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि तीसरी क्या है, PRI। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, पंचायती राज संस्थान, यानी कि कौन होते हैं भाई, ग्राम पंचायत होती है, और फिर पंचायत समिति होती है, और फिर क्या होता है, जिला परिषद होती है भाई, जिला परिषद होती है। ये PRI में बात हुई है। तो भाई ये आपकी कॉमन डेफिनेशन दी गई है, इनको आपको याद रखना है। केवल 3 डेफिनेशन आप याद रखेंगे भाई, केवल 3 डेफिनेशन आप यहां पे याद रखेंगे भाई। कौन सी धारा में दी गई है, धारा 219 में। धारा 219 में बात हुई है रूरल डेवलपमेंट में परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इन सब की बिल्कुल विस्तार से बात हुई है। चलो भाई हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी भाई। पार्ट बी में क्या दिया गया है कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। तो पार्ट बी में क्या बात हुई है कि भाई हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात हुई है। आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि बताइए कि भाई जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो उसके पार्ट बी में क्या दिया गया है, तो आपको बताना है कि भाई ये इसमें अथॉरिटी की बात हुई है। क्या बात हुई है भाई, अथॉरिटी की बात हुई है। और कभी धाराओं की रेंज आ जाए तो भाई धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा 220 से 230 तक है भाई। कहां तक है भाई, धारा 220 से 230 में किसकी बात हुई है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के गठन से रिलेटेड बातें हुई हैं। लेकिन आगे भी देखा जाए तो इसी अथॉरिटी की बात हुई है, वो हम आगे पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। तो भाई इसके अंदर क्या है कि भाई 11 धाराएं हैं। आप धारा 220 चेक करते हैं भाई। धारा 220 में क्या दिया गया है कि प्राधिकरण के गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी की बात हुई है भाई। ठीक है भाई। सबसे पहले भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है भाई इसमें, देखिए भाई आपको बताते हैं कि धारा 220 के अंतर्गत, धारा 220 के अंतर्गत सरकार एक अधिसूचना के द्वारा एक भाई प्राधिकरण का गठन करेगी। किसका गठन करेगी, प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 220 के अंतर्गत भाई। इसके बाद कहा गया है कि भाई इस अथॉरिटी के अंदर, इस प्राधिकरण के अंदर भाई कौन कौन सदस्य कौन कौन होंगे भाई। सदस्यों की बात हुई है तो भाई दोस्तों याद कीजिए, एक है चेयरमैन भाई, एक क्या होगा चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष भाई, एक होगा वाइस चेयरमैन को क्या बोलते हैं उपाध्यक्ष। इसके साथ साथ में एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि जिसको मुख्य प्रशासक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य प्रशासक बोला जाता है। तो 3 व्यक्तियों की हमने यहाँ पे बात की है। इसके अलावा और सदस्य भी होते हैं, इसके अलावा और सदस्य भी होते हैं जो कि 6 से लेके 12 तक हो सकते हैं, 6 से 12 तक हो सकते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से भाई सुनिए कि भाई एक तो हुआ चेयरमैन, एक हुआ वाइस चेयरमैन, और एक क्या हुआ, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मुख्य प्रशासक हुआ। इसके अलावा और सदस्य भी होते हैं जो कि 6 से लेके 12 तक हो सकते हैं, 6 से कम नहीं हो सकते, 12 से ज्यादा नहीं हो सकते भाई। ठीक है, ये बात हुई है। इसके साथ में कहा गया है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर भाई, नॉन ऑफिशियल मेंबर की भी बात हुई है, जो कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। कितने से ज्यादा नहीं हो सकते भाई, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 220 के अंतर्गत है। धारा 220 के अंतर्गत एक तो गठन की बात हुई है, एक भाई सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ये अलग है भाई। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और क्या है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अलग है। इनको छोड़ के 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं, 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं। और पंचायत समिति में
कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 से 30 हो सकते हैं। जिला परिषद में भी 10 से 30 हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा है पहले भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा में क्या दिया गया है कि कार्यकाल की अवधि और सदस्यों की सेवा की स्थिति, यानी कि टर्म ऑफ द ऑफिस एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर। भाई इसमें बात हुई है कि भाई जो सदस्य हैं, जो सदस्यों की डेफिनेशन क्या है कि भाई एक तो ये हमारे 3 सदस्य हैं जो बता दिया हमने, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा और सदस्य हैं, उनके कार्यकाल की अवधि कितनी होगी, क्या ये डिफाइन है भाई? तो लेकिन देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया। आपके बेयर एक्ट में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसा निर्धारित होगा, जैसा प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा, उसी के हिसाब से इनका कार्यकाल होगा भाई। जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का डिफाइन था कि भी 5 साल है, इनका कुछ डिफाइन नहीं है, इनका कुछ भी डिफाइन नहीं है। और ये भी कहा गया है कि भाई ये सरकार की प्लेजर के ऊपर अपना कार्य करेंगे। सरकार जब तक चाहे इनको रख सकती है और इनको हटा भी सकती है। हटाने के कुछ कारण होंगे, अपने पद का अगर दुरुपयोग करेंगे तो इनको हटा सकते हैं भाई। सदस्यों की सेवा की स्थिति की भी बात हुई है, तो भाई देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है भाई। इसमें कहा गया है कि भाई सबसे पहली बात तो इनका जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे ही होगा। इसके अलावा इनके सैलरी की बात करते हैं तो भाई इन सभी सदस्यों की जो सैलरी है वो अथॉरिटी के फंड से दी जाएगी, प्राधिकरण के फंड से दी जाएगी भाई। देखिए भाई, और इसके साथ में कहा गया है कि अगर ये सदस्य अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये सरकार को अपना इस्तीफा देंगे। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होगा ये अपने पद के ऊपर कार्य करेंगे। जैसे ही इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो ये अपना पद को खाली करेंगे भाई, अपने पद को खाली करेंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 221 के अंतर्गत। दोस्तों आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी भाई, इतना आपको बिल्कुल विस्तार से, यानी कि आपको इतने डिटेल से आपको पढ़ाएंगे भाई, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ में दोस्तों कॉमन एग्जाम हो चुका है। कॉमन एग्जाम में भाई लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड भी आपको पढ़ाया जाएगा, पटवारी से रिलेटेड, यानी कि सब चीजें बताई जाएंगी। किस प्रकार भाई मेजरमेंट होती है, किस प्रकार कौन कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है। आपकी भाई जमाबंदी यानी कि आपकी जो जमीन की जमाबंदी होती है उसको आप किस प्रकार पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? धारा 222 भाई, क्या दिया गया है? धारा 222। इसमें कहा गया है कि भाई फिलिंग ऑफ वैकेंसी, अगर मान लिया कि कभी किसी कारणवश वैकेंसी खाली हो जाती है तो फिर क्या होगा भाई? उनको भरा जाएगा भाई वैकेंसीज को। तो भाई किस प्रकार भरा जाएगा ये बात इसमें हुई है भाई, ठीक है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य प्रशासक या सदस्य के पद खाली होने पर एक नया अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक साथ में क्या होगा कि मुख्य प्रशासक को चुना जाएगा भाई। कौन चुनेगी भाई? सरकार चुनेगी। कौन चुनेगी? सरकार चुनेगी। दोस्तों ये बात बता देते हैं, इनको कोई ये किसी वोटिंग के थ्रू नहीं आते हैं, ये कोई किसी वोटिंग के थ्रू नहीं आती है कि लोग इनको चुनते हैं, इनको सरकार चुनती है और सरकार ही इनको क्या करती है? हटाती है भाई, ठीक है। तो आपको केवल क्या याद रखना है कि जब वैकेंसी खाली हो जाए तो उनके भरने की बात कौन सी धारा में हुई है? तो भी धारा 222 में हुई है। इसके साथ में दोस्तों चलते हैं धारा 223। 223 में क्या बात हुई है? बैठकों की बात हुई है। बैठकों की बात ग्राम पंचायत में भी हुई है, पंचायत समिति में भी हुई है और जिला परिषद में भी हुई है। यहां भी बैठक की बात होगी भाई। तो भाई एक तो आप याद रखिए कि 6 से 12 सदस्य होंगे भाई, 3 तो वो होंगे और 6 से 12 ये हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई। बैठक की बात है तो बैठक की बात में भाई कौन प्रिजाइड करेगा भाई? बैठक को कौन प्रिजाइड करेगा? जैसे कि पीछे भी बात हुई है, पंचायत समिति का एग्जाम्पल लो या फिर आप जिला परिषद का एग्जाम्पल लो या फिर आप ग्राम पंचायत का लो भाई। प्रिजाइड कौन करता है? ग्राम पंचायत में सरपंच करता है, पंचायत समिति में कौन करता है? चेयरमैन करता है। चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन करता है। वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो फिर कौन करता है? कोई भी सदस्य जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाता है। ऐसा ही केस किसमें है भाई? जिला परिषद में है। क्या है भाई? ऐसा ही जिला परिषद में है। यहां भी ऐसा ही केस है। 3 टर्म हमने यूज की हैं, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाई, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाई मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करेगा, मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करेगा। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का केवल कार्य ये होता है कि जो भी प्रोसीडिंग में जो भी पारित होता है उसको भी सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है भाई? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी के कार्य होते थे और उस प्रकार ये भी वही कार्य करेगा। तो भाई धारा 223 में कहा गया है कि बैठक उसी प्रकार होंगी जिस प्रकार ये भाई इनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन निर्धारित करेंगे भाई, ठीक है भाई। और
बैठक को प्रिजाइड कौन करेगा, उसका सभापति कौन बनेगा भाई, तो कहा गया है कि चेयरमैन होगा तो भाई चेयरमैन प्रिजाइड करेगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो कौन करेगा भाई, वाइस चेयरमैन करेगा। वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो भाई ये जो सदस्य दिए गए हैं 6 से 12 सदस्य ये करेंगे भाई, तो कोई ना कोई तो भाई इसमें क्या करेगा भाई, ठीक है। इसके साथ में ये कहा गया है कि जितने भी निर्णय, दोस्तों रिपीट हो रही हैं सब बातें, जितने भी निर्णय हैं वो किसके साथ लिए जाएंगे, मेजोरिटी के साथ लिए जाएंगे। जब वोटिंग इक्वल हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि भाई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको एक अलग से वोट डालने का अधिकार है। जब भी डेडलॉक हो जाता है, दोनों तरफ से वोटिंग बराबर हो जाती है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वोट डाल सकता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वोट डाल सकता है भाई, ठीक है भाई। अब दोस्तों ये भी एक कंफ्यूजन होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, ये कंडीशन दी हुई होती है, ठीक है। दो केस हो सकते हैं, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है कि भाई उस मीटिंग का क्या है भाई मेंबर है, उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन डेडलॉक हो जाए तो फिर उसको एक सेकंड वोट का भी अधिकार कई जगह दिया जाता है, कई जगह दिया जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाता है वोट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे बाद में वोट करता है, सबसे बाद में वोट करता है भाई, ठीक है भाई। इसमें भी ये भी कहा गया है कि भाई जितने भी जो फैसले लिए जाएंगे, मिनट हैं, वो क्या होंगे कि भाई एक किताब के अंदर लिखे जाएंगे, रजिस्टर के अंदर लिखे जाएंगे। अगली मीटिंग होगी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके ऊपर सिग्नेचर करेगा, और फिर भाई वर्किंग आवर्स के अंदर भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य यानी कि उनको जाके चेक कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत, तो धारा 223 के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करते हैं, देखिए धारा 219 में क्या बात हुई है, परिभाषाओं की बात हुई है। धारा 220 में प्राधिकरण के गठन की बात हुई है। धारा 221 में क्या बात हुई है, उनके कार्यकाल की बात हुई है भाई, सेवा की स्थिति की बात हुई है। धारा 222 में वैकेंसी को भरने की बात हुई है, और धारा 223 में बैठकों की बात हुई है। और अब एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसकी बात बहुत पहले से हो रही है कि भाई समितिज यानी कि कमेटी के गठन की बात होगी भाई। इसमें रूरल डेवलपमेंट में भी कमेटी के गठन की बात होगी, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 224 भाई। 224 में क्या दिया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी यानी कि कमेटी की नियुक्ति की बात हुई है, यानी कि कमेटी के गठन की बात भी कह सकते हैं भाई। दोस्तों याद कीजिए ग्राम पंचायत, याद कीजिए पंचायत समिति, याद कीजिए जिला परिषद में भी कमेटियों के गठन की बात हुई थी। कौन कौन सी धाराएं थी भाई, कमेंट में भी बताएं भाई, और हम लिख ही देते हैं भाई। धारा 22 के अंतर्गत भाई, धारा 22 के अंतर्गत भाई ग्राम पंचायत की उप समितियों के गठन की बात हुई थी। धारा 83 के अंतर्गत पंचायत समिति की बात हुई थी, और धारा 139 के अंतर्गत जिला परिषद की कमेटीज के गठन की बात हुई थी। और अब एक हमारी अलग से धारा आई है, धारा 224, इसको भी लिख लीजिए भाई साथ साथ में भाई। 224 ये चार चीजें याद कीजिए, चार धाराएं आपको याद हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो क्या है भाई 22 के तहत तो किसकी कमेटी की बात हुई है, ग्राम पंचायत। 83 के तहत पंचायत समिति। 139 के तहत किसकी भाई, जिला परिषद की। और 224 के तहत प्राधिकरण की कमेटी के गठन की बात हुई है भाई, प्राधिकरण की कमेटी की नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट की बात हुई है भाई। क्या कहा गया है भाई, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है कि भाई कौन सी कमेटी का गठन होगा भाई। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण अपने कार्यों के संचालन के लिए कोई भी समिति का गठन कर सकता है, जो उसको अपने कार्यों के लिए भाई जैसे जो भी अप्रोप्रिएट लगे उस कमेटी का गठन कर सकता है, किसी भी कमेटी का कर सकता है। ऐसे ही जिला परिषद भी किसी भी कमेटी का गठन कर सकती थी, लेकिन पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ नहीं था भाई, ठीक है भाई। तो याद रखें भाई 224 के तहत कमेटीज के गठन की बात। अब आते हैं भाई धारा 225 भाई। 225 में क्या दिया गया है कि भाई व्यक्ति का अस्थायी सहयोग, व्यक्ति का अस्थायी सहयोग यानी कि टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी अपने कार्यों को करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद लेना कुछ टाइम के लिए भाई, किसी व्यक्ति को अपने प्राधिकरण में रखना भाई, उसको सदस्य बनाए रखना कि भाई हमें उसकी भाई टेक्निकल हेल्प चाहिए, यानी कि जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसके लिए भाई कुछ टाइम के लिए किसी व्यक्ति को रखना। तो उसकी बात कौन सी धारा में हुई है भाई, तो धारा 225 में हुई है। तो क्या कहा गया है भाई इसमें, देखिए भाई इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण या फिर कोई भी समिति जिसका गठन 224 के तहत हुआ है, एक तो प्राधिकरण भाई, एक जो कमेटी जो धारा 224 के तहत गठन हुआ है, वो क्या कर सकती हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति की मदद सलाह के लिए उसके साथ सहयोग कर सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति को बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो उस क्या है
प्राधिकरण का मेंबर नहीं है, इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि क्या कहा गया है, प्राधिकरण या फिर जो भी समिति है जिसका गठन 224 धारा के तहत हुआ है, वो अपने कार्यों का संचालन के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ जिसकी उसको टेक्निकल कि उसकी मदद की जरूरत हो या फिर उसके सुझाव की जरूरत हो तो उसके साथ सहयोग कर सकती है। ऐसा व्यक्ति मीटिंग में भाग ले सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता भाई, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 225 के अंतर्गत ये बात हुई है भाई। 226 में चलते हैं दोस्तों, आपको याद हो जानी चाहिए, साथ साथ में याद हो जानी चाहिए। धारा 226 में चलते हैं, कर्तव्य व कार्यवाही का सत्यापन, यानी कि वैलिडेशन ऑफ द एक्ट एंड द प्रोसीडिंग, यानी कि जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी कार्यवाही हुई है, उसके सत्यापन की बात कि भाई उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा सकता है या नहीं उठा सकता, कि भाई उसको ये साबित करना हो कि ये सच है या झूठ है, तो उससे रिलेटेड बात कहां पे हुई है, तो धारा 226 में हुई है। धारा 226 में हुई है। क्या दिया गया है ये आपको बता देते हैं भाई। कोई भी कार्य या कार्यवाही, जो भी कार्यवाही पारित की जाती है, तो भाई उसके ऊपर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि भाई उसके अंदर भाई कोई वैकेंसी खाली थी, आपने ये डिसीजन क्यों ले लिया भाई, या फिर आपका जो प्राधिकरण के जो एक्ट हैं, जो आपने थोड़े बहुत नियम बनाए हैं, उनके अंदर भाई कुछ गड़बड़ी है, इसलिए हम इनको नहीं मान रहे, तो भाई इसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता भाई, इसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा भाई किसी सदस्य के पास चूक हो जाए, भाई नोटिस देने में चूक हो जाए या फिर किसी कार्य को करने में चूक हो जाए, लेकिन उससे प्राधिकरण का कोई नुकसान नहीं हुआ है या फिर उसके फायदे में कोई भी अंतर नहीं आया है, जितना फायदा होना चाहिए था उस चूक से, यानी कि किसी भी निर्णय के ऊपर या फिर किसी भी कार्य के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है, तो भाई उस केस में भी उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या नहीं उठाया जा सकता भाई, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 226 के अंतर्गत। दोस्तों ये बता देते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आप बाजार में कहीं पे भी चले जाइए, हमारे जो हमने पढ़ाया है उसके भाई आपको ऐसे नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। और क्या है कि ऐसे नोट्स भी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, आप बाजार में कहीं पे भी ढूंढ लेना, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल डिटेल से आपको नहीं बताया जाएगा। केवल ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा भाई बेयर एक्ट 120 पेज की पीडीएफ है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम या फिर एक्ट 1994 भाई, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेगी भाई। ठीक है भाई, तो ये सब वहीं से पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, जब उसे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन देना है तो क्या करेगा भाई, वो उसकी पीडीएफ को लेके आएगा या फिर पीडीएफ को मंगवाएगा, उसी से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में जो बुकें चल रही हैं उनसे भाई ठीक है भाई यहां से हम क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉपर वे से यानी कि आपको ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं। 120 पेज की पीडीएफ है, सब कुछ पढ़ा देंगे तो फिर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है भाई, धारा 226 में क्या बात हुई है, वैलिडेशन ऑफ द एक्ट एंड प्रोसीडिंग की। इसके साथ में धारा 227 यानी कि स्टाफ की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई, स्टाफ की बात हुई है। स्टाफ में क्या बात हुई है, चलो भाई देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसमें भी कुछ व्यक्तियों को रखने की बात हुई है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। कहा गया है कि सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण व प्रतिबंधों के अधीन भाई प्राधिकरण तकनीकी व कानूनी कार्यों के लिए विशेषज्ञों या अधिकारियों सहित ऐसे कई कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जब उसको जरूरत हो। यानी कि बात ये हुई है कि प्राधिकरण को तकनीकी सलाह के लिए भाई कोई कार्य करना है, तकनीकी सलाह के लिए कुछ विशेषज्ञ चाहिए भाई, विशेषज्ञ चाहिए। उसके लिए भी क्या है कि भाई कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है, कुछ व्यक्तियों की यानी कि कुछ स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है। ये बात हुई है कौन सी धारा में भाई, 227 में, अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए भाई। ठीक है, इसके साथ में कहा गया है कि चलो भाई ठीक है, नियुक्ति होगी सदस्यों की। अब सदस्यों को भाई भत्ते कौन देगा, अब सदस्यों को भत्ते कौन देगा, उनको सैलरी कौन देगा, तो कहा गया है कि भाई प्राधिकरण के फंड से दिया जाएगा। ये जब कार्य प्राधिकरण खुद कर रहा है, जो जरूरत उसको है, तो क्या करेंगे भाई, जो भत्ते भी हैं वो प्राधिकरण के फंड से ही दिए जाएंगे। कहां से दिए जाएंगे भाई, प्राधिकरण के फंड से दिए जाएंगे।
इसके साथ में कहा गया है कि भाई जितने भी जो प्राधिकरण के नियम व शर्तें हैं उनके अंडर में भाई उस व्यक्ति को कार्य करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी कर्तव्यों का उसका उल्लंघन करता है। और कहा गया है कि प्राधिकरण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करेगा यानी कि निगरानी में कार्य करेगा। भाई पर्यवेक्षण की बात दोस्तों फिर से बता देते हैं। ग्राम पंचायत में कंट्रोल की बात कहाँ पे हुई है, कौन से चैप्टर में हुई है, तो चैप्टर नंबर 6 में हुई है। चैप्टर 12 में किसकी बात हुई है, पंचायत समिति के पर्यवेक्षण की बात हुई है। और 18 में किसकी बात हुई है, जिला परिषद के पर्यवेक्षण की बात हुई है। पर्यवेक्षण किसका होगा भाई, ये सब हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ा चुके हैं दोस्तों। हरियाणा पंचायती राज के ऊपर यूनिक क्लासेज चल रही हैं भाई, बिल्कुल यूनिक क्लासेज चल रही हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जा रहा भाई अभी, ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा ही कंटेंट हम अब लैंड रिकॉर्ड के ऊपर भी लेके आएंगे, कनाल पटवारी के लिए भी लेके आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ में दोस्तों हरियाणा जीके की क्लासेज भी बहुत जल्दी आपके लिए आएंगी भाई, बहुत जल्दी आएंगी। लेकिन जीके पढ़ाने का हमारा जो सीधा मतलब ये होगा कि हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक उठाएंगे, जैसे कि हमने हाई कोर्ट उठाया भाई, हमने हाई कोर्ट उठाया, स्टार्टिंग से करेंगे और एक क्लास में लास्ट तक, यानी कि उससे आपसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार हरियाणा पंचायती राज को, इसी प्रकार हम लैंड की मेजरमेंट को पढ़ाएंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई कितने बच्चे इस चीज से सहमत हैं, हरियाणा जीके से भी सहमत हैं और लैंड रिकॉर्ड पटवारी के लिए भी सहमत हैं। और ये तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है भाई, यही चल रहा है। तो भाई धारा 227 में स्टाफ की बात, समितियों की नियुक्ति 224, 225 में अस्थायी सहयोग की बात, 226 में वैलिडेशन ऑफ द एक्ट एंड प्रोसीडिंग के बाद और 227 में स्टाफ की बात हुई है, याद हो जानी चाहिए भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 228 भाई। 228 में क्या दिया गया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अयोग्यता यानी कि जर्नल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिसर एंड द एम्प्लॉयज भाई, यानी कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता की बात हुई है कि भाई कौन सदस्य भाई इनका सदस्य नहीं बन सकता। तो भाई इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से या फिर किसी साथी के सहयोग से या फिर प्राधिकरण के किसी मेंबर के सहयोग से या फिर किसी मेंबर ने भी भाई किसी कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि पैसे का क्या किया है कि उलटफेर किया है, यानी कि प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि उसके पैसे का गलत यूज किया है, चाहे वो मेंबर हो चाहे फिर वो बाहर का कोई मेंबर हो, तो भाई वो क्या है कि वो प्राधिकरण का सदस्य नहीं बन सकता भाई। ये इसके अंदर भाई जर्नल डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ी करते हैं, अगर आप दोषी पाए गए तो भी आप उसके सदस्य नहीं रह सकते और बाद में भी नहीं बन सकते भाई। और जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी सदस्य नहीं बन सकता आगे आने वाले टाइम के अंदर। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 228 के अंतर्गत भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा 229 भाई। धारा 229 में क्या दिया गया है कि प्राधिकरण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी। धारा 229 और 230 बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इसमें बताया गया है कि भाई जो भी प्राधिकरण का गठन हुआ है इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य के बारे में बात हुई है। कौन सी धारा में भाई, तो धारा 229 में देखिए क्या लिखा गया है। प्राधिकरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, सबसे पहली बात है क्या है भाई, ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तो एक किया गया है किसका गठन भाई, प्राधिकरण का गठन किया गया है। और क्या दिया गया है कि लाल डोरा सहित गांव में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं लाल डोरे की जमीन होती है, या तो लाल डोरा या फिर लाल डोरे के आसपास की जमीन को विकास क्षेत्र में घोषित करना भाई, यानी कि लाल डोरा या लाल डोरे की आसपास की जमीन को यह बताना कि भाई इसका विकास हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो भाई उसका विकास करो। उसका विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है भाई, कौन सी बनाई गई है, HRDA बनाई गई है। कौन सी बनाई गई है, HRDA बनाई गई है। इसके साथ साथ में दोस्तों कमजोर वर्ग के लिए आवास उपलब्ध करवाना, कमजोर वर्गों के लिए आवास उपलब्ध करवाना, यानी कि वहां से किसी जमीन को लेना और फिर उस जमीन के ऊपर मकान बनाकर यानी कि कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को देने का भी काम कौन करती है, वो करती है भाई हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण करती है। कौन करती है भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण करती है। किसकी मदद से करती है, तो PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत
और पंचायत समिति और जिला परिषद भी क्या करती हैं, इसको मदद करती हैं भाई। ठीक है, ग्रामीण के ऊपर बात हो रही है तो भाई ग्राम पंचायत ले सकते हैं, ग्राम पंचायत हम ले सकते हैं भाई। भाई ये इसका उद्देश्य था कि भाई क्या करना है, एक तो विकास करना है भाई, विकास क्षेत्र को ढूंढो भाई और फिर वहां पे विकास करो, विकसित करो भाई उस एरिया को। तो किसका उद्देश्य है भाई, ये इस अथॉरिटी का उद्देश्य है। कौन सी धारा में बात हुई है, तो धारा 229 में बात हुई है। धारा 230 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 230 में कहा गया है कि प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्य क्या है, यानी कि फंक्शन एंड द ड्यूटीज, फंक्शन एंड द ड्यूटीज ऑफ द किसकी भाई, अथॉरिटी की। अथॉरिटी की बात कहां पे हुई है, तो धारा 230 में हुई है। अब इसके बारे में बता देते हैं भाई क्या दिया गया है। देखिए भाई, इसमें कहा गया है कि सरकार के आदेश के द्वारा कुछ अपवादों व शर्तों के अधीन प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह धन की सीमा के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास करे और क्या है कि भाई सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यानी कि आपका जितना भी बजट है, आपके पास जितना भी पैसा है, उसको सीमित मात्रा में उसका यूज करो भाई। और फिर क्या है कि ग्रामीण विकास के कार्य करो, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराओ भाई। इसमें सबसे पहला काम क्या है भाई, सबसे पहला काम इसका ये है कि भाई किसी एरिया को आपको क्या करना है, जांचना है, परखना है, ये देखना है कि भाई यहाँ पे विकास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, तो ग्रामीण के विकास के लिए तो भाई ये अथॉरिटी है। और एक हमने बात की थी हुड्डा की भाई, एचएसवीपी की बात की थी भाई। तो उसका क्या था कि भाई अर्बन यानी कि शहरों के ऊपर किसी क्षेत्र को उठाओ भाई, उसका विकास करो भाई, उसका विकास करो। और हुड्डा ने कहाँ कहाँ विकास किए हैं, बहुत ज्यादा क्षेत्र हैं, 4-5 डिवीजन में बांटी गई है भाई। केवल क्या है कि भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद की मेट्रोपॉलिटन थोड़े सिटी हैं तो उनको छोड़ के हर जगह, जैसे कि दारूएड़ा हो गया, रेवाड़ी के अंदर हो गया, या फिर पंचकुला में हो गया, अंबाला में हो गया, कौन कार्य करता है इनके ऊपर, सभी के ऊपर कौन करता है भाई, एचएसवीपी करती है भाई, एचएसवीपी करती है, गांव के ऊपर ये करेगी। क्या है भाई, सबसे पहले एक विकास क्षेत्र को ढूंढना है, उसको विकास क्षेत्र घोषित करना है, उसके लिए ग्रांट लेनी है और फिर उसका विकास करने का कार्य ये करती है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों सुविधाएं उपलब्ध कराना भाई, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी कार्य कौन करती है, यही करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर भाई। तीसरा कार्य क्या हो सकता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भाई को क्या करती है भाई, टेक्निकल हेल्प देती है, यानी कि तकनीकी सलाह देती है, तकनीकी विशेषज्ञ भी प्रोवाइड करा सकती है और कुछ बजट भी प्रोवाइड करा सकती है भाई विकास के कार्यों के लिए। कौन भाई, ये अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण भाई। इसके अलावा दोस्तों साफ सफाई करवाना या फिर यानी कि रोड को बनवाना भाई कुछ विकास के लिए, या फिर ड्रेनेज की सफाई करवाना, ये भी क्या है, ये भी इसके कुछ कार्य हैं। तो कार्य बहुत होते हैं भाई। ठीक है, तो कार्यों के ऊपर ना जाएं, धारा के ऊपर जाएं भाई। धारा क्या है, धारा 230 है। 228 में क्या बात हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता की बात हुई है। 229 में ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी की बात हुई है और 230 में कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। उम्मीद करते हैं 219 से 230 तक की धाराओं में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पार्ट नंबर बी था भाई, हमने रब कर दिया। पार्ट नंबर क्या था भाई, बी था, जिसमें हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हुई थी। अब हमारा एक पार्ट और है, पार्ट सी को भी आज ही डिस्कस करेंगे भाई, बने रहे भाई। ठीक है भाई, और जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भाई सबको बताएं भाई कि भाई हरियाणा पंचायती राज और क्या है कि पटवारी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा भाई। अभी सबसे पहले तो क्या होंगे, स्पेशल टॉपिक होंगे भाई जो इनके अंदर पूछे जा सकते हैं, फिर हम हरियाणा जीके के ऊपर आएंगे भाई धीरे धीरे। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पार्ट सी भी। पार्ट सी में क्या दिया गया है कि डिस्पोजल एंड द रिजम्पशन ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि के निपटान और भूमि की बहाली के लिए बात हुई है। भूमि के निपटान व भूमि की बहाली की बात कौन से पार्ट में हुई है भाई, पार्ट सी में हुई है भाई, जिसमें केवल दोस्तों दो ही धाराएं हैं, धारा 231 और धारा 232, यानी कि भूमि की बात करेंगे भाई। यानी कि भूमि को, किसी भूमि को अगर सरकार प्राधिकरण को भाई क्या करती है भाई, देती है या संस्थानांतरण करती है, ट्रांसफर करती है, तो क्या प्राधिकरण किसी को वो भूमि दे सकता है, क्या उसके पास ये पावर है? तो इन सभी की बात कहां पे हुई है, पार्ट सी में हुई है भाई। ठीक है, धारा 231 में क्या दिया गया है देखते हैं भाई। हमारी लास्ट दो धाराएं हैं भाई, इसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, पार्ट सी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धारा 231 में क्या दिया गया है कि भूमि का उपयोग व निपटान, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड एंड द डिस्पोजल, यानी कि भूमि का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, किसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा प्राधिकरण किसी भी भूमि को जो कि सरकार उसको
स्थानांतरित करती है तो उसको किसी विकास के कार्यों के लिए, उसके विकास के कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। यानी उसमें बिना कुछ बदलाव किए, यानी कि खुद कोई विकास नहीं करेगा तो भी क्या दे सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। या फिर सरकार ने क्या किया, प्राधिकरण को भी भाई जमीन दी भाई, और उसमें क्या किया, उसने विकास किया, और फिर क्या है, और विकास के लिए किसको दे दिया, किसी अन्य व्यक्ति को दे दी भाई। तो इसकी बात कहां पे हुई है, धारा 231, यानी कि भाई लैंड के ट्रांसफर की बात हुई है, लैंड के विकास के लिए लैंड के ट्रांसफर की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा 231 में हुई है। धारा 232 में भाई स्थानांतरण की शर्त के उल्लंघन के लिए बहाली व जमानत, यानी कि प्राधिकरण ने किसी को जमीन दी हुई लेकिन उस व्यक्ति ने उसका पैसा नहीं चुकाया, अगर उस व्यक्ति ने उसका पैसा नहीं चुकाया या फिर पैसा देने में भाई चूक करता है तो भाई फिर क्या होगा भाई, तो उस प्रकार उसकी पैसे की बहाली किस प्रकार की जाएगी, जो संपत्ति है उसकी जमानत कैसे ली जाएगी भाई, दोबारा उसको कैसे लिया जाएगा, उसकी जमानत राशि किस प्रकार ली जाएगी, कौन सी धारा में बात हुई है, तो धारा 232 में बात हुई है। कहा गया है कि जहां कोई भी ट्रांसफर किसी के भुगतान में चूक करता है, यानी कि जिसको ट्रांसफर की गई है अगर वो व्यक्ति चूक करता है, जब बात भूमि और इमारत की बिक्री की हो भाई, तो प्राधिकरण लिखित रूप में भाई क्या है कि जब भी या तो इमारत की बिक्री हो भाई, या फिर किसी भूमि की बिक्री हो, या फिर ट्रांसफर करने की बात हो, तो अगर उस केस में अगर कोई व्यक्ति पैसा देने में चूक करता है तो प्राधिकरण एक नोटिस के द्वारा 30 दिन के अंदर उसका जवाब मांगेगा कि आपके ऊपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, आपके ऊपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, इस प्रकार का नोटिस निकालेगा। और नोटिस में यह भी कहेगा कि जुर्माने की भी राशि दी गई है 10% दी गई है, किसकी भाई, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी की जो भी उसकी क्या है भाई कीमत है, तो उसकी 10% राशि क्या होगी, जुर्माने की राशि होगी, क्या होगी, जुर्माने की राशि होगी। अब भाई वो व्यक्ति संपत्ति की तो भाई पैसा दे ही नहीं रहा, इसके साथ में भाई जुर्माना भी कहां से देगा भाई, जुर्माना कहां से देगा, अगर व्यक्ति फिर भी पैसा नहीं देता है, अगर फिर भी पैसा नहीं देता है तो भाई एक निर्णय के साथ उस भूमि को वापस ले लिया जाएगा, उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग चलती रहेगी भाई। आगे की प्रोसीडिंग आप सभी लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति कुछ भी ना करे तो भाई कोर्ट में जाओ भाई, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन वही चीजें होती हैं भाई, ठीक है। तो ये है भाई धारा 232 में भाई, धारा 232 में है भाई। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ भाई, पार्ट नंबर सी भाई। आज की क्लास दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारी क्या थी भाई, ग्रामीण विकास की आज पहली क्लास थी। पहले भी हमने पढ़ा, हुड्डा के बारे में भी पढ़ा है कि भाई हुड्डा का नामकरण किस प्रकार बदला गया है, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में दोस्तों जो नए आए हैं उनको बता देते हैं भाई, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ग्राम सेवक के एग्जाम के सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आर्टिकल 243 आपका पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आपका कनाल पटवारी का एग्जाम हो, या फिर आपका हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम हो, आर्टिकल 243 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पूरे पंचायती राज की भी वहां पे बात हुई है, और हरियाणा में तो हरियाणा पंचायती राज है, यानी कि किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर कहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, बस ये है कि कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और जब नॉलेज हो जाएगी तो फिर तो आपका एग्जाम, मेरिट लिस्ट, आपकी जॉब, सब चीजें हो जाएंगी। बस HSSC से गुजारिश है, जल्दी से एग्जाम की डेट निकाल दीजिए, बच्चों को ज्यादा परेशान मत कीजिए भाई, बच्चों को ज्यादा परेशान मत कीजिए, यही हमारी एक गुजारिश है भाई, ये गुजारिश है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे धारा 233 से भाई। जो बच्चे नए आए हैं, हमारे दोस्त नए आए हैं भाई, तो भाई चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी भाई, इससे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड के बारे में बहुत जल्द, लैंड रिकॉर्ड के ऊपर बहुत जल्द क्लास आ जाएगी भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।